लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि सामने से भागती हुई एक लड़की आती दिखी। उसने लिफ्ट खुली रखने के लिए दूर से ही प्लीज़ प्लीज़ कहा। लोकेश ने देखा कि ये तो वही लड़की है जो एक बार और इसी तरह लिफ्ट रुकवाई थी। लोकेश ने आज फिर से लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ लगाकर रोक दिया। थैंक्स। हाथों में 2 झोले थामे वो मुस्कुराई। लोकेश जानता था लड़की का फ्लोर कौन सा है। बटन दबाते ही एक दूसरा थैंक्स आया, कुछ और शब्दों के साथ भी थैंक्स। वैसे आप लोकेश हैं ना, शर्मा आंटी के बेटे जो बेंगलुरु में रहते हैं? मैं उस दिन ही पहचान गई थी। आंटी अक्सर आपकी बात करती है, आपकी पढ़ाई की, आपकी हाई फाई जॉब की। मैं इशिका आपके फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। इशिका ने जॉब वाली बात के बाद आगे क्या कहा लोकेश को याद नहीं। लोकेश तो बस वहीं अटक गया था। हाई फाई जॉब सुनकर उसके गले में खुशकी आ गई थी। वो शब्द वहीं अटके रह गए। कैसे बताऊं पापा मम्मी को ये सच्चाई? बेटे की वो नौकरी जो उनके लिए सबसे खास बात थी, उनका गुरूर था, वो अब कहाँ रही। कितने ही लोग कंपनी से निकाले गए, उनमें से एक नाम लोकेश का भी था। ये एक ऐसा जहर का घूंट था जो लोकेश ने अकेले पिया था। कुछ दिन कमरे में अपने को कैद करके काटे, फिर वर्क फ्रॉम होम का बहाना बनाकर घर आ गया। यहाँ भी चैन कहाँ था। माँ परेशान थी रिश्तों की बात करने में, उसके भविष्य के सपने देखने में। देखो ये फ़ोटो, कितनी सुंदर लड़की है, अच्छा खासा पैकेज भी है। माँ ने फ़ोटो लोकेश की ओर बढ़ा दी तो वो खींच गया। कहने लगा, लुक्स, सैलरी, इन सब के बिना इंसान एकदम बेकार है। बस यही सब मायने रखता है ना? जवाब पापा ने दिया था। मायने तो रखता है, बिल्कुल रखता है। तुम खिसिया क्यों जाते हो हर बात पर? उसके बाद लोकेश बिना जवाब दिए अपने कमरे में जाकर बैठ गया था। अपने आप को कोसते हुए सोचने लगा, क्यों आया था यहाँ? घर में ऐसा क्या था जो खुश होने जैसा था? सारी बातें बोझिल लग रही थी। मौसम उबाऊ लग रहा था और मन तो जैसे पैर लगाकर भागने पर उतारू था। लोकेश ने तुरंत फ़ोन निकालकर अपने फ्लैटमेट को कॉल किया था। आज रात ही निकलूँगा, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई मुझे समझेगा नहीं। दम घुट रहा है। पहले सोचा था होली मना कर आऊँगा, पर अब लगा रहा है त्योहार जैसा कुछ नहीं होता। फ़ोन को बिस्तर पर फेंक कर लोकेश खिड़की पर आ खड़ा हुआ था। होली आने में करीब 10 दिन बाकी थे, लेकिन सड़क पर अबीर गुलाल के ढेर से लदे ठेले, दुकानों पर पिचकारियां के जमघट लग चुके थे। लड़ते झगड़ते बच्चे और उनको दुलार कर शांत कराती उनकी माँ। लोकेश ने आंखों के कोने छुए, वहाँ नमी थी। कहाँ गया वो बचपन, वो जिद? क्यों नहीं जाकर लेट सकता माँ की गोदी में? क्यों नहीं कह सकता कि जॉब नहीं रही? कुछ हसरतें पूरी नहीं होती, सिर्फ बेचैनी बढ़ाती है। लोकेश ने अपने सूटकेस में सामान लगाना शुरू किया ही था कि नीचे वाली बालकनी से कुछ आवाज़ आई, ऐसे जैसे कि कोई शुबक रहा हो। नीचे वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनको वह जानता था। लोकेश ने झाँक कर देखा, अरे ये तो वही लिफ्ट वाली लड़की है। क्या नाम बताया था? हाँ, इशिका। खुद को रोकते हुए भी लोकेश पूछ बैठा। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, लोकेश ने पुकारा तो इशिका की भीगी पलकें ऊपर उठी। लोकेश को खिड़की पर देख हड़बड़ा गई। आप ठीक हैं? कोई हेल्प? ना में गर्दन हिलाते हुए, आंसू पोंछते हुए इशिका अंदर भाग गई थी। उसके बाद लोकेश से कुछ भी पैक करते नहीं बना। कभी उस लड़की को दुख का कारण सोचता, कभी अपना दुख एक बार फिर हावी हो जाता। कुछ ना सूझा तो थोड़ी देर लेटा रहा, फिर सोसाइटी के गार्डन में आ गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर लोकेश लिफ्ट के पास थोड़ी देर खड़ा रहा। सोचा, जो घटना 2 बार हुई, आज वो तीसरी बार हो जाए तो। लोकेश ने आसपास देखा, कोई भी लड़की नहीं थी जो भागकर इस ओर आ रही हो। लेकिन वो कौन थी जो पीछे बने मंदिर के पास वाली बेंच पर बैठी थी? कोई तो वजह थी जो लोकेश को उस ओर खींच ले गई। हाय,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इशिका ने तुरंत खिसक कर जगह बना दी थी। लोकेश सीधा मुद्दे पर आया। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अकेले रोने से अच्छा है अपने दुख बांट लीजिए किसी से भी। कहने को तो लोकेश कह गया, फिर अपनी बचकानी लाइन पर खुद ही झेप गया। समझाना जितना आसान है, अमल करना उतना ही मुश्किल। वो खुद बांट पाया क्या? इशिका ने बेंच का रंग खुरचते हुए कहा। दुख बांटा नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है। वही कोशिश कर रही हूँ। उसकी बात से लोकेश का ईगो हर्ट हुआ था। ऐसा लगा जैसे इशिका ने उस पर ही उंगली उठा दी हो। टूटते ईगो की भरपाई करने के लिए लोकेश ने थोड़ी और समझदारी दिखाई। हाँ, बांटने से कोई फायदा भी तो नहीं, कोई और समझ ही नहीं पाता है। इशिका ने फिर बात काट दी थी। ऐसा नहीं है, हम अपने दुख को खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने मन में कहीं छुपाकर ढक देते हैं। जो खुद नहीं देखना चाहते वे दूसरे कैसे दिखा पाएंगे? इशिका इतना बोलकर चुप हो गई। फिर लोकेश की आंखों में देखकर बोली, त्योहार जैसा कुछ तो होता ही है ना? अपने लिए ना सही, अंकल आंटी के लिए गुलाल से दोस्ती कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। लोकेश की याद आया फ्लैटमेट से की बातें इशिका ने बालकनी पर सुनी होगी। लोकेश बिना कुछ बोले वहाँ से चला आया था। बिना जले दर्द महसूस नहीं होता। सोचने लगा, खुद तो किसी छोटी सी बात पर बिलख कर रो रही होगी और मुझे ज्ञान देने में कितना आगे है। इशिका की बातें मन को और बेचैन कर गई थी। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद ही लोकेश घर लौट पाया था। मन ही मन भूमिका बना रहा था कि कल जाने की बात कैसे उठाए। ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया या फिर दोस्त की तबीयत खराब है, क्या कहना ठीक रहेगा। तभी मैदे का थैला पकड़ते हुए मम्मी ने इशारा किया था। वो रखा है फ़ोन तुम्हारा, तुम नीचे छोड़ आए थे। अभी इशिका देने आई थी, वो जो नीचे वाले फ्लैट में रहती है। बड़ी सीधी लड़की है बेचारी। लोकेश ने बेचारी शब्द पर अटक कर फ़ोन उठा लिया था। फ़ोन वापस कर गई तो बेचारी हो गई। मम्मी ने तुरंत समझाया, तुमको नहीं पता क्या, 2 महीने पहले ही तो पापा मम्मी नहीं रहे इसके, तब से दीदी जीजा जी के पास आकर रह रही है। क्या बताएं, इसकी हिम्मत देखकर तो मम्मी कहती जा रही थी। लोकेश को आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए लोकेश को सब याद आता जा रहा था। कितनी आसानी से उसने इशिका का दुख माप लिया था, उसकी तकलीफ को तौलकर हल्का मान भी लिया था। एक लाइन बार बार गूंज रही थी, दुख को स्वीकारना ही सबसे बड़ी बात है। लोकेश ने एक बार फिर खिड़की से बाहर बाजार की रौनक देखी, गुलाल के ठेले देखे, दुकानों की पिचकारियां भी। तुरंत फ़ोन उठाकर फ्लैटमेट को मैसेज किया, होली मनाकर ही आऊँगा यार। इस ज़रूरी मैसेज के बाद एक ज़रूरी काम भी बचा था, दुख को सामने लाने का काम। लोकेश रसोई में जाकर खड़ा हो गया था। मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी जॉब 2 महीने पहले चली गई है। मैदे का थैला पकड़े मम्मी के हाथ अचानक रुक गए थे। चली गई है मतलब नहीं है, अब ढूंढ रहा हूँ दूसरी। बस वो इतना ही बोल पाया था। इसके आगे कुछ बोलने को बचा नहीं था, या फिर मम्मी सुनना ही नहीं चाहती थी। 2 मिनट पहले तक जो त्योहार की हलचल थी वो ना जाने कौन से कोने में जाकर छुप गई थी। उसके बाद के कुछ घंटों तक जो कुछ भी होता रहा, लोकेश उसका हिस्सा था ही नहीं। पापा आए, मम्मी ने कुछ उनसे कहा, उसके बाद भी कुछ हुआ होगा। लोकेश चुपचाप कमरे में लेटा रहा। शाम गहरा कर रात में बदल गई। घर का अंधेरा भी बढ़ गया। ना तो किसी ने चाय के लिए आवाज़ दी, ना आकर कमरे की लाइट जलाई। वो हड़बड़ाकर बाहर आया तो देखा पापा मम्मी चुपचाप बैठे हैं। टीवी तो बस कहने के लिए चल रहा था, देख कोई नहीं रहा था। लोकेश बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया था। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हुए हाथ रुक गए। सीढ़ियों की ओर
रुक किया। जैसे ही नीचे वाली फ्लोर पर आया वही हुआ जो वो चाहता था। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था और इशिका अपनी दीदी के साथ गमले में शायद पानी दे रही थी। लोकेश को देखकर जैसे ही मुस्कुराई उसने टोक दिया, रात को पानी नहीं देते पौधे में। पानी नहीं दे रही थी, कोई बच्चा इसमें च्युइंगम खाकर फेंक गया है, वही अलग कर रही थी। लोकेश और उसकी दीदी के साथ थोड़ी बहुत बातें हुई। पहले से परिचित थे। लोकेश थोड़ी देर और रुकना चाहता था, वहाँ बात करना चाहता था, थोड़ी देर और घर से बाहर रहना चाहता था। घर जाने के नाम से मन के भीतर कुछ दरक रहा था। काश वो पूरी रात यहीं रुककर इसी तरह बातें कर सकता इशिका से और उसकी दीदी से। अंदर आओ ना, चाय पीते हैं। दीदी की बात सुनकर लोकेश ने हाँ कहने में देर नहीं लगाई। चाय पीते पीते पुराने किस्से खुले, बहुत सी बातें हुई। अचानक उसकी दीदी ने पूछ लिया, और बताओ जॉब का क्या हाल है? सब बढ़िया। लोकेश ने 1 सेकेंड का टाइम लिया, एक नज़र इशिका को देखा और लंबी सांस खींचकर बोला, वो वाली जॉब तो नहीं रही, अब दूसरी ढूंढ रहा हूँ। दीदी चौंक कर बोली, सीरियसली? चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि तुम इस बात से परेशान नहीं हो। लोकेश ने कनखियों से इशिका की ओर देखते हुए कहा। पहले परेशान था, खुलकर कह भी नहीं पा रहा था। फिर किसी ने समझाया कि दुख जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक ज़्यादा परेशान करता है। इशिका अचानक सकपका गई थी। दीदी ने भी ये बात नोटिस की थी। लोकेश को लगा जैसे वो बहाने से कप अंदर रखने चली गई थी। लोकेश ने हिचकिचाते हुए पूछा, अपना फ़ोन नंबर, इफ़ यू डोंट माइंड। इशिका ने बिना कुछ कहे फ़ोन नंबर बता दिया था, लेकिन बस 10 डिजिट बताकर तो फिर चुप हो गई थी। वैसे भी इतनी देर से उन तीनों की बातों में इशिका की भूमिका श्रोता को ही थी। वो घर वापस जाने के लिए उठा तो दरवाजे तक दीदी ही आई। लोकेश, 1 मिनट रुको। उन्होंने अंदर झांककर देखा, इशिका नहीं थी। थोड़ा रुककर बोली, पापा मम्मी के जाने का सदमा हम सबको लगा, लेकिन धीरे धीरे हमने इस दुख को साथ रहने की आदत बना ली है। काम काज, गृहस्थी, इन सब में भी उलझे हुए हैं। लेकिन इशिका, उसके लिए वक्त ठीक उसी पल ठहर गया जब वो हादसा हुआ था। लोकेश ध्यान से पूरी बात सुन रहा था। दीदी ने आगे कहा, तुम अभी जो बात कह रहे थे वही उसको समझाओ ना। दुख से जितना भागोगी उतना ही। इतना कहते हुए उनकी भी आवाज़ भर गई थी। लोकेश चाहकर भी नहीं कह पाया कि ये बात तो खुद इशिका ने मुझसे कही थी। उसने बस इतना कहा, हाँ दीदी, मैं बात करूँगा उससे। आप भी अपना ध्यान रखिए। भारी कदमों के साथ सीढ़ी चढ़ते हुए वो घर तक आया था। मन थोड़ा और ख़राब हो गया था। इतनी देर से वह घर से बाहर था, लेकिन एक भी फ़ोन नहीं आया था। नौकरी छूटना क्या इतनी बड़ी वजह थी जिसके लिए अपने बच्चे से प्यार होना बंद हो जाए? घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर कमरे में पापा तो नहीं थे, लेकिन मम्मी उसी तरह उदास चेहरा लिए बैठी थी। खाना रखा है तुम्हारा, खा लो। मुझे भूख नहीं है। बस इतना कहकर लोकेश अपने कमरे में आकर बैठ गया था। जी में आ रहा था कि फफक फफक कर रो पड़े और मम्मी से पूछ ले कि हम सब के बीच केवल इस नौकरी का ही रिश्ता था। उस रात भी भूखा सोया। अगली सुबह भी नाश्ता करने से मना कर दिया। दोपहर के खाने के लिए भी मना करते ही मम्मी के भीतर का लावा फूट पड़ा था। किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो खाने पर? लोकेश ने भी तुरंत पूछ लिया। पहले आप बताइए, आप किस बात से नाराज़ है? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं किसी काम का नहीं, इसलिए आप सब मुझसे बात करना छोड़ देंगे? चला जाऊं अभी इसी वक्त घर से? बोलते हुए लोकेश की आवाज़ भर आई थी। मम्मी ने एक पल के लिए टिक कर उसको देखा, फिर तुरंत आगे बढ़कर गले लगा लिया था। बहुत बड़े हो गए हो क्या जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? बच्चे कभी भी काम के या बिना काम के होते हैं? शर्म नहीं आई तुमको यह सब बोलते हुए?
लोकेश चुपचाप बैठ रहा, आंख में आंसू भरे रहे, छलकते भी रहे। फिर मम्मी ने ही आगे कहा, बात नौकरी जाने की नहीं है बेटा। खराब तो हमें यह लगा कि तुमने कितने दिनों तक यह सब छुपाए रखा। अब बताओ कौन किसके लिए अजनबी है। पापा को भी कितना खराब लगा, कल से वो भी भूखे हैं। आंसू इधर भी थे उधर भी, सब कुछ साफ हो गया था। लोकेश ने पापा के पास जाकर माफ़ी मांगी। सब ने साथ खाना खाया, ऐसा लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सच ही तो कहा था इशिका ने, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझना, स्वीकार करना जरूरी होती है। लोकेश मन ही मन गुना भाग करते हुए एक बात तो तय कर चुका था, जिसकी वजह से वो इतने बड़े भंवर से निकला है। उसको थैंक्स कहना तो बनता है, और थैंक्स कहने का तरीका क्या होगा वो सोच चुका था। उसी दिन शाम को लोकेश बालकनी से देखता रहा। जैसे ही इशिका पार्क जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकली, लोकेश तुरंत घर से निकल गया। अरे तुम भी यहाँ कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? लोकेश ने हंसते हुए पूछा था। इशिका सिर झुकाकर बस नहीं बोल पाई। लोकेश ने एक कोशिश और की। पता है घर में सब ठीक हो गया, अब मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। उधर फिर वही सन्नाटा था। लोकेश ने गौर किया था कि हर समय इशिका ऐसे नहीं रहती थी। कभी सामान्य ढंग से हंसती बोलती बात करती थी, और कभी ऐसी चुप कि शब्द हो ही नहीं उसके पास। शायद अकेले यहाँ बैठकर उसकी ये तकलीफ और बढ़ जाती होगी, या फिर वो जानबूझकर यहाँ अकेली बैठती होगी अपनी तकलीफ के साथ वक्त बिताने के लिए। वैसे इशिका आगे क्या सोचा है? और पढ़ाई करोगी या जॉब? अपना सोचा हुआ कुछ होता है क्या? इशिका का सवाल भीतर तक छलनी कर गया था। पता नहीं उसको ठीक करने के लिए या फिर अपनी बात रखने के लिए लोकेश कुछ ऐसा बोल गया जो उस वक्त बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। एक बात कहूँ इशिका, दुख सबके पास होता है, लेकिन अगर उसको पकड़कर बैठ जाए तो वह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। इतना भारी पत्थर कि जिसको उठाकर 2 कदम भी चला नहीं जा सकता। फिर जिंदगी का सफ़र कैसे तय करोगी? और फिर यह सही है क्या कि अपने साथ साथ अपने आस पास जुड़े लोगों को भी अपने दुख से परेशान किया जाए? इशिका बिना कुछ बोले तुरंत वहां से उठकर चली गई थी। पल भर के भीतर ही लोकेश को एहसास हो गया था कि कितनी हल्की बात वो कह गया था। मेरी सिर्फ नौकरी गई थी और उस दुख को पत्थर बनाकर मैं भी तो घूम रहा था। इसने तो जीवन में इतना बड़ा हादसा सहा है, मैं यह बात भी कह सकता था। अपनी नासमझी में लोकेश कितनी बड़ी गलती कर चुका था, यह एहसास उसे हो चुका था। अगले पूरे दिन इशिका कहीं नहीं दिखी। उसका नंबर था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कॉल करे। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आता जा रहा था, लोकेश को रंग फीके दिखाई देने लगे थे। उसने अपने दिल से पूछा, किस बात की तकलीफ मुझे ज़्यादा है? किसी लड़की का दिल दुखाने का या फिर किसी खास लड़की का दिल दुखाने का? इशिका से ना मिलकर, उसको अपने आसपास ना देखकर जो बेचैनी मुझको हो रही थी, इसका कोई नाम था या बस ऐसे ही झिझकते हुए ही सही एक मैसेज लोकेश ने कर ही दिया था। आई एम सॉरी इशिका, मुझे पता है मुझे तुमसे वह सब नहीं करना चाहिए था। हो सके तो एक बार मिल लो। ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी पार्क में ही, कहीं बाहर भी हम मिल सकते हैं। इशिका मैसेज पढ़ चुकी थी। ब्लू टिक साफ साफ बता रहा था, लेकिन इशिका का जवाब ना आना, इसका क्या कारण था? कुछ कह दे, नाराज़गी जाहिर कर दे, लेकिन इस तरह चुप रहना लोकेश के गिल्ट को और बढ़ाता जा रहा था। कुछ दिन और इंतजार करने के बाद लोकेश सीधे उसके घर चला गया था। उसे लगा था कि इशिका ही दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन सामने दीदी को देखकर हड़बड़ा गया। हाय दीदी, इशिका है क्या? दीदी उदास थी, और उनकी उदासी की वजह जानकर लोकेश थोड़ा और परेशान हो गया था। उन्होंने बताया कि इशिका अचानक अपने भैया भाभी के पास अपने होम टाउन वापस चली गई थी, बिना किसी से कुछ कहे।
तुमने उससे कुछ कहा था क्या लोकेश? दीदी के पूछते ही सिर पर गिल्ट का बोझ थोड़ा और भारी हो गया था। हाँ दीदी, बस मैंने उससे यही कहा था कि उसको भी अपने दुख को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वह खुद दुखी है और आसपास सबको दुखी कर रही है, यह भी उसको सोचना चाहिए। दीदी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह भी यह बात जानकर खुश नहीं हुई थी। उन्होंने ना तो अंदर आने के लिए कहा, ना ठीक से बात की। लोकेश जब वापस आने लगा तब वह इतना ही बोली, पता नहीं तुमने गलत समझाया या उसने गलत समझा। हमें वह परेशान नहीं कर रही थी दुखी होकर, बस हम उसको दुखी देखकर परेशान थे। वहां से आकर लोकेश फिर से अपने अंधेरे में कैद होने लगा था। हड़बड़ाहट में यह कितनी बड़ी गलती हो गई थी। इशिका से उसने यह सब क्यों कह दिया? उसकी वजह से वह अपने रिश्तों से कट गई, दीदी का घर छोड़कर चली गई। अगले ही दिन होली थी और एक गलती की वजह से कितने लोगों की जिंदगी के रंग छीन चुके थे। मम्मी, मैं आज रात निकलूंगा, कल एक इंटरव्यू है, कल ही पहुंचना है। लेकिन बेटा, त्योहार करके ही जाते, जाना जरूरी नहीं होता तो जरूर रुक जाता मम्मी। मम्मी से झूठ बोलकर लोकेश उनसे तो बच सकता था, लेकिन अंदर की हलचल किस कदर बेचैन कर रही थी यह वह जानता था। लोकेश ने पैकिंग करके एक बार अपने कमरे से नीचे वाले घर की बालकनी की ओर देखा। उस दिन की तरह इशिका यहाँ बैठी दिख जाती तो जाने से पहले उसे एक बार माफ़ी तो मांग लेता। रात 2 बजे की बस थी। मन ना होने के बावजूद भी होलिका दहन की पूजा में शामिल होना ही पड़ा। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लगाते, प्रसाद चढ़ाते हुए लोकेश के मन में सिर्फ इशिका ही थी। बार बार यही इच्छा मन में उठती रही कि बस एक बार उससे मिल लेता, उससे माफ़ी मांग लेता और शायद वह सब कह सकता है जो उसके लिए महसूस कर रहा था। पूजा करके लोकेश लिफ्ट की ओर आ ही रहा था कि तभी मम्मी को साथ ना पाकर पीछे मुड़कर देखा। एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह सच था जो वो देख रहा था, या फिर सपने मूर्त रूप लेकर यहाँ सामने आकर खड़े हो गए थे? क्या यह सचमुच इशिका थी जो मम्मी से हंस हंस कर बातें कर रही थी? लोकेश तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें कितनी बदली हुई लग रही थी। कहाँ गई वह उदासी जो उसकी आंखों का अस्थायी भाव बनकर रह गई थी? यह उसको हुआ क्या था? अचानक मम्मी ने प्यार से इशिका का कंधा थपथपाकर कहा, अब आ गई हो तो जाओ होलिका माता के दर्शन कर लो। लोकेश भी पूजा की थाली लिए उसके साथ साथ फिर से उस पवित्र अग्नि के पास बढ़ गया। इशिका, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आग की लपटों की रोशनी से दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। इशिका ने एक बार देखा, फिर नजरें झुका ली। आप मुझसे यही पूछेंगे ना कि मैंने आपको मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं वापस आने का इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपसे मिलकर आपको थैंक्स कह सकूं। लोकेश हड़बड़ा गया था। किस बात के लिए थैंक्स कह रही हो? मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उस दिन तुमसे वो बातें कही जिनका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब था लोकेश, और ये बातें मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। आपने जब मुझसे कहा कि मैं अपने दुख से आसपास सबको दुखी कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि दीदी के साथ भी तो उतना ही बड़ा दुख जुड़ा था। पापा मम्मी के जाने का दुख भी वह झेलती रही और साथ ही मुझे ठीक करने की जिम्मेदारी भी लिए रही। दीदी की तरफ से तो मैंने सोचा ही नहीं, और जीजाजी वह कितने प्यार से मुझे यहाँ लेकर आए थे, और तब से अब तक उन दोनों के पास मुझे खुश रखने के सिवा कोई और काम ही नहीं बचा था। सचमुच मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। इशिका जैसे जैसे बोलती जा रही थी, लोकेश की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आर यू सीरियस इशिका? और मैं यहाँ से गिल्ट में कितना परेशान रहा।
तुम्हें पता है मैं आज रात निकल रहा हूँ बेंगलुरु के लिए। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। ये त्योहार, ये रंग, ये खुशियाँ, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तुम इस तरह अचानक होम टाउन वापस चली गई। अचानक इसीलिए चली गई कि कॉलेज जाकर बात कर सकूं, वहाँ पर अपना कोर्स फिर से शुरू करने का प्रोसेस पूरा कर सकूं। लोकेश गौर से उसको देख रहा था। इशिका बोलती चली जा रही थी। आप सही थे लोकेश, मैंने अपना दुख एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। लोकेश के दिल में आया कि सामने खड़ी इस भोली भाली लड़की की आंखों में ठहरे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछ दे, लेकिन नहीं, यह जल्दबाजी हो जाती। अभी तो इस रिश्ते की शुरुआत ही हुई थी। लोकेश ने बस इतना ही पूछा, इस कोशिश में मुझे क्या मदद करनी चाहिए अब? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो आज रात की बस की टिकट कैंसिल करा देनी चाहिए। और लोकेश ने आसपास देखते हुए धीरे से पूछा। इशिका ने भी आसपास देखते हुए जवाब दिया, और रंगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था ना, त्योहार जैसा भी कुछ होता है। लोकेश गौर से उसका चेहरा देखते रहा। कितने सारे रंग इशिका के चेहरे पर एक के बाद आते जा रहे थे। लोकेश ने पूजा की थाली देखी। रोली, चावल और नारियल के साथ ही गुलाबी गुलाल का ढेर भी था। एक चुटकी गुलाल लेकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। इशिका हंसते हुए चौंकी। कुछ कह पाती उससे पहले ही लोकेश हैप्पी होली कहते हुए उसको एक नए रंग में रंग चुका था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।